हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटी का जो एक टॉपिक जिसमें से राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसको समझने का प्रयास करेंगे और ये डीपीएसपी को देखेंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और उसको हम एक एक करके देखेंगे, फिर उसको डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो 36 जो अनुच्छेद है उसमें राज्य की परिभाषा का बात किया गया है। फिर अनुच्छेद 37 जो कि भाग 4 के उपबंध किसी भी न्यायालय में परिवर्तन नहीं होंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड बात की गई है। फिर 38 अनुच्छेद जो कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। ठीक है, फिर 39 की बात करें तो राज्य द्वारा जो अनुसरणीय कुछ नीति कि राज्य द्वारा क्या क्या नीति तत्व क्या क्या अनुसरण करने योग्य है उससे रिलेटेड बातें की गई हैं। वहीं 39 का ए की बात करें तो निःशुल्क विधिक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा से रिलेटेड बात की गई है। वहीं फिर हम बात करें तो 40 जो ग्राम पंचायतों के संगठन को लेकर के बात की गई है। 41 की बात करें तो कल्याणकारी सरकार की बात की गई है कि एक कल्याणकारी राज्य हो, उसकी संकल्पना को लेकर के बात की गई है। फिर 42 की बात करें तो काम की न्याय संगत और मानव से जो उचित दशा है उसकी प्रस्तुति सहायता उपबंध से रिलेटेड बातें की गई। 43 की बात करें तो उचित मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर की बात की गई है उससे 43 में। वहीं 43A में उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारी का भाग लेना, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। 43 का बी में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, इससे रिलेटेड है। 44 में जो समान नागरिक संहिता है उससे रिलेटेड बात की गई है, यूएससीसी। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। वहीं 45 की बात करें तो शिशु एवं बालकों की देखभाल की बात की गई है। 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य कमजोर वर्गों का शोषण की बात की गई है। 47 में पोषण, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य से रिलेटेड बात की गई है। और 48 में वैज्ञानिक कृषि या पशुपालन से रिलेटेड चीज़ें रखी गई है। वहीं 48A में पर्यावरण और वन्य जीवन संरक्षण से रिलेटेड बात है। 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों या वस्तुओं के संरक्षण से रिलेटेड बात की गई। ठीक है, फिर 50 में न्यायपालिका की कार्यपालिका से कैसे पृथक्करण है या उससे अलग कैसे है न्यायपालिका और कार्यपालिका, इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर 51 की बात करें तो राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन से रिलेटेड बात रखी गई है। तो हम देखते हैं डीपीएसपी को समझने का प्रयास करें तो डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को कायम रखने का एक प्रकार से देखा जाए तो कार्यक्रम है। और ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच है। इसमें प्रभाव देखें तो आयरलैंड के संविधान का प्रभाव इस पे है, खासकर भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को भी इसका भी प्रभाव देखा जाता है डीपीएसपी में। फिर गांधीवादी सिद्धांत का भी प्रभाव रहा है डीपीएसपी में दिया गया है। वही स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड चीज़ें भी उसको ध्यान में रखा गया है। वहीं संशोधन की बात करें तो भारतीय संविधान में लागू होने के बाद अब तक इनमें से कई संशोधन हो चुके हैं और इसमें से जैसे कि 38 का 2 जो जोड़ा गया था इसमें 44वां संशोधन में हो ये जोड़ा गया था। ठीक है, जो कि 1978 में हुआ था। 39 का F जो है उसको जोड़ा गया था 42 संविधान अमेंडमेंट में, जो कि 1976 में हुआ था। 39 का A भी जोड़ा गया। अभी सारे ऊपर देख लिए और उसको और थोड़ा डिटेल में नीचे देखेंगे तो इसी तरीके से 43 का B इस तरीके से 42 अमेंडमेंट में इस तरीके से जोड़ा गया और 43B का 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। फिर 45 को जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 48A में 42 संविधान 1976 में जोड़ा गया। तो देखा जाए तो डीएसपी की क्या विशेषता है तो इसको समझते हैं। तो डीपीएसपी में जैसे ऐसे विचार के रूप में जिन्हें राज्य द्वारा पालन किए जाने की अपेक्षा की जाती है कि राज्य इसको पालन करे। ठीक है, उससे ये उपेक्षा की जाती है ये डीपीएसपी में जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर गैर न्यायोचित मतलब ये है कि न्यायालय के द्वारा इसे लागू नहीं की जाती है। ठीक है, ये इसकी डीपीएसपी से रिलेटेड चीज़ें हैं। और फिर राज्य की मनमानी शक्तियों पर नियंत्रण के लिए भी डीपीएसपी बनाया गया था। ठीक है, और फिर प्रस्तावना के विजन की प्रस्तावना जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनके द्वारा जो एक दूरदर्शी सोच को लेकर के प्रस्तावना लिखा गया था उनको विस्तार देने के लिए डीपीएसपी की बात उसमें डीपीएसपी को बनाया गया। ठीक है, नैतिक दायित्व को भी राज्य से को किस तरीके से निभाने चाहिए इससे रिलेटेड भी
डीपीएसपी में बात कही गई है, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण भी हो, ये सब विशेषता है हमारे डीपीएसपी के। ठीक है, अब डीपीएसपी की वर्गीकरण को देखें तो जैसे गांधीवादी जो हमारे रूप दिखते हैं, जैसे 40, 43, 43B और 46, 47 और 48, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि इस अनुच्छेद में हमारे गांधीवादी सोच जो दिखती है। ठीक है, वही समाजवादी सोच को लेकर के देखें तो 38, 39, 38, 9A, 41, 42, 43, 43A, 47, इसको लेकर के इस तरीके से समाजवादी तत्व इस अनुच्छेद के अंतर्गत दिखती हैं। वहीं उदारवादी की बात करें तो 45, 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51, इस तरीके की चीज़ें उदारवादी अनुच्छेद इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, मतलब उसके रूप दिखते हैं अनुच्छेद के अंतर्गत। अब देखते हैं डीपीएसपी और फंडामेंटल में देखें तो जैसे ये डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया था और ये परिवर्तन नहीं कर सकते हैं इसमें। वही समाजवादी एवं आर्थिक लोकतंत्र से रिलेटेड चीज़ें इसमें बताई गई है। ठीक है, समूह को केंद्र में ध्यान में रख के डीपीएसपी निर्माण किया गया है। वहीं राज्य पर सकारात्मक दायित्व एक पॉजिटिव एक दायित्व की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई। वहीं मूल अधिकार को देखें तो ये यूएसए द्वारा लिया गया था। ठीक है, और ये परिवर्तनीय है। ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। वहीं राजनीतिक लोकतंत्र एवं नागरिक अधिकार को ध्यान में रख के बनाया गया था। व्यक्ति को केंद्र में इसमें रखा गया था। फंडामेंटल को बनाते हैं इसमें, फंडामेंटल राइट को। वहीं निजी व्यक्तियों के जो राज्य पे प्रतिबंध, इससे रिलेटेड चीज़ें फंडामेंटल राइट को बनाने में ध्यान रखा गया था। वहीं डीपीएसपी की आलोचना की जाती है। अब आलोचना क्यों की जाती है, इसको ध्यान देने वाली बात है कि ये परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नहीं कर सकते, इन्हें लागू करने के लिए कोई कानूनी आधार भी नहीं है, इसलिए इसकी आलोचना भी हो जाती है। वही तर्कहीन रूप में व्यवस्थित है, तो ये भी बात कही जाती है। और वहीं अस्पष्टता का अभाव भी दिखती है, तो ऐसा भी बात कहा गया है। प्रवृत्ति में प्रक्रियात्मक, ये एक प्रोसेस की बात करता है। ठीक है, संवैधानिक टकराव की भी बात होती है, तो इससे रिलेटेड ये चीज़ें आलोचना के रूप में देखी जाती हैं। वहीं डीपीएसपी के महत्व की बात करें तो एक प्रकार से प्रकाश स्तंभ है। ठीक है, जो कि अदालतों के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में देखा जाता है। कल्याणकारी राज्य के लिए एक विजन देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। राज्य एक सकारात्मक दायित्व को भी दिखाता है। राज्य पर क्या सकारात्मक उसकी क्या हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी दिखाती है। प्रशासनिक कार्यों में कार्यपालिका का निर्देशन, इससे भी बात की जाती है। विदेशों के साथ मैत्री संबंध बनाने में सहायक, ये भी इनके महत्व को लेकर के देखा जाता है। वहीं सरकार के प्रदर्शन के लिए मानक एवं निर्णायक परीक्षण मूल अधिकारों के पूरक मतलब उसके समानार्थी। ठीक है, उस तरीके से देखा जाता है। वहीं यूएससीसी पे बात करें तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है। इसमें क्या कहा जाता है, नागरिकों पर लागू होने वाला जो व्यक्तिगत कानून है एक सेट या समुच्चय होता है। ठीक है, जिसका आशय धर्म एवं वर्ग के ऊपर उठ के पूरे देश में एक समान कानून लागू करने से। ठीक है, यूएससीसी मतलब कि आप व्यक्तिगत कानूनों से उठ करके पूरे देश में जो हमारी कंट्री है उसमें एक समान कानून लागू करने से। ठीक है, अब इसके पक्ष में कुछ तर्क हैं, जैसे कि ये कानून के सामने समानता स्थापित करने में सहायक होगा। ठीक है, महिला सशक्तिकरण में सहायक होगा, इसको लेकर के बात की गई है। मतलब ये तर्क ये दिया जाता है, वोट बैंक की राजनीति को कम करेगा। ठीक है, कि हमारे जो एक समान कानून हो गए तो हमारे धर्म के आधार पर नहीं बांटा जाएगा। ठीक है, इस वोट बैंक की राजनीति कम होगा। खा पंचायत जैसी जो व्यवस्था है वो कम होगा। ठीक है, भाई समाज में आधुनिक बनने में मदद बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें थी। इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क हैं, जैसे पर्सनल लॉ, पुराना इतिहास, उसको त्याग कैसे सकते हैं, ये उसके चुनौती को तर्क दिया जाता है विपक्ष में। वही व्यापक सहमति का अभाव, की सबकी सहमति भी नहीं है, ये भी एक तर्क विपक्ष का तर्क रहा है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, ये भी एक चुनौती रहा है कि राजनीतिक दल भी पूरी तरीके से इसको लागू कर पाने में नाकाम रही है। वही व्यापक सांस्कृतिक विविधता के कारण एकल पर्सनल लॉ को तैयार करना चुनौती भरा कार्य है, ये भी इस प्रकार का तर्क दिया जाता है। ठीक है, फिर आगे की राह देखें तो सहमति और बातचीत से ही एक समावेशी समाधान हो सकता है। ठीक है, वही मूल अधिकारों के साथ संबंध देखें तो चंबकम दोहराए राजन विवाद में देखें तो डीपीएसपी मूल अधिकारों के पूरक के रूप में लागू होंगे, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। और डीपीएसपी के क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकारों में संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, कि मूल अधिकारों में डीपीएसपी को लागू करने के लिए अगर मूल फंडामेंटल राइट में किसी प्रकार के संविधान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ जाए तो कर सकते हैं। ठीक है,
वहीं गोलकनाथ वाद विवाद में 1967 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले के निर्णय में परिवर्तन करते हुए कहा कि संसद को मूल अधिकारों के खंडों में पूर्णतः में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, कि उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि अपने ही जो निर्णय है उसमें परिवर्तन करके, ठीक है, कि सांसद को मूल अधिकारों को खंडों या पूर्णतः में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, कि उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें वो किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है मौलिक अधिकारों का। 25वें संवैधानिक संशोधन भी हुआ जिसके तहत ये भी कहा गया कि एक 31C को जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अनुसार कहा कि अनुच्छेद 14 जो से वो 19 में जो मौलिक अधिकार है उसके उल्लंघन पर, ठीक है, तो अनुच्छेद 39B और C के तहत उद्देश्यों को लागू करने के लिए पारित किसी भी कानून न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। मतलब कहा गया कि 14 से 19 में जो भी मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, उसके आधार पे अगर अनुच्छेद 39 का B और C के तहत जो उद्देश्य को लागू यदि करने के लिए, ठीक है, कोई भी प्रकार से पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात की गई। वहीं केशवानंद भारती केस में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा जारी रहेगी, हालांकि अनुच्छेद 14-19 के खिलाफ संरक्षण बना रहेगा। तो इसमें उन्होंने कहा कि ये न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक समीक्षा लगा रहेगा। ठीक है, वही मिनर्वा मीन्स बात की बात करें तो सामंजस्यपूर्ण एवं सद्भावनापूर्ण संरचना की सिद्धांत की स्थापना की। अब डीपीएसपी की कुछ उपलब्धि बात करें तो डीपीएसपी की क्या उपलब्धि रही है या स्टेट क्या क्या चीज़ें अभी तक डीपीएसपी को ध्यान में रख के ऐसा कुछ नीति बनाई है, पॉलिसी बनाई है। जैसे काम करने का अधिकार, मनरेगा अधिनियम जैसे 2005, ये डीपीएसपी को ध्यान में रख के ही बनाया गया था। वहीं शिक्षा का अधिकार भी, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात करें तो ये भी डीपीएसपी की ही बात की गई थी। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो उस पर प्रसूविधा अधिनियम 2005, यह भी डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाया गया था। पर्यावरण की बात करें तो वन्य संरक्षण जीव अधिनियम 1972 और जैव विविधता अधिनियम 1902, इसको भी डीपीएसपी को ध्यान में ही रख के बनाया गया था। पशु के प्रतिकूलता निवारण अधिनियम 1960। ठीक है, अब हम इसके कुछ बेसिक बात जैसे अब वो देखें तो किस तरीके से महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट को देखेंगे कि हमारे उपलब्धियों में जैसे महिला से संबंधित डीपीएसपी में किस प्रकार की बातें की गई है। जिससे समान रूप से जीविका का अधिकार 39 में दिया गया है कि हमारे जो सबको महिला से रिलेटेड समान रूप से उसको भी अधिकार है, ठीक है, जीविका पाने का। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। ठीक है, समान अवसर और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये महिलाओं से संबंधित ये चीज़ें ध्यान रखी गई है अनुच्छेद 39 में। काम से न्यायोचित और मानववादी परिस्थितियां तथा प्रसूति सहायक के लिए उपबंध कि हमारे जो परिस्थिति के अनुसार उसको प्रसूति सहायता दिया जाए, अनुच्छेद 42 में दिया गया। हमारे जो आर्थिक और जो शैक्षिक हितों पर विशेष ध्यान की बात की गई है, ये महिलाओं से रिलेटेड अनुच्छेद 46 में बात की गई। ठीक है, पोषण को लेकर के या जीवन के स्तर को बढ़ावा को लेकर के अनुच्छेद 47 में बात की गई है। ठीक है, फिर हम बात करें तो हमारे जो SC/ST वर्गों के लिए, जैसे कमज़ोर वर्गों के लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की बढ़ोतरी से रिलेटेड जो अनुच्छेद 46 में बात की गई है। फिर पंचायत से कुछ चीज़ें पंचायत से रिलेटेड है, जैसे अनुच्छेद 40 में एक नीति निर्देशक तत्व प्रस्तापित करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रयास करेगा। ठीक है, और ऐसी शक्तियों का यह प्राधिकार प्रदान करेगा जो उनके स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, ये बात की गई है। फिर हम देखें तो हमारे जो 41 में अनुच्छेद में विशेष परिस्थिति में ये वृद्धजन के लिए विशेष परिस्थिति में काम करने, शिक्षा, लोक सहायता प्राप्त करने तथा राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेगारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता तथा अन्य अभाव दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त कराने के प्रभावी उपबंध करेगा। ये सब चीज़ें 41 में दिया गया है। ठीक है, फिर राज्य क्या करेगा कि राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों में विशेषकर जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति को शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा, साथ ही सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण के उनकी रक्षा करेगा। फिर दिव्यांगजनों के लिए बात करें तो अनुच्छेद 41 में जैसे निःशक्तता के स्थिति में काम करने या शिक्षा लोक सहायता प्राप्त करेगा। मतलब ये उस स्थिति में नहीं है, फिर भी हम शिक्षा और लोक सहायता के लिए स्टेट उसके लिए काम करेगा। फिर 48A में बात करें तो राज्य पूर्ण पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार एवं देश के वनों को वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रयास करेगा। ठीक है,
फिर हम बात करें तो बालक से रिलेटेड जिसे अनुच्छेद दिया गया है, बालकों के शोषण की रक्षा करने के लिए इससे आर्थिक आवश्यकताओं को विवश होकर ऐसे रोजगारों को जाने को रोकना जो कि आयु एवं शक्ति का अनुकूल ना हो। ठीक है, कि अनुच्छेद 39E में बोला गया है कि बालक को जैसे शोषण रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें रोजगार, वैसी स्थिति में रोजगार जाने के लिए जो कि उसके आयु के अनुकूल नहीं है और शक्ति के अनुकूल, वैसी चीज़ों से रोकना। फिर बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर सुविधाएं देना, जो बालकों के नवयुवक के व्यक्ति को शोषण से नैतिक आर्थिक परित्याग की रक्षा करना। बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय जीवन के लिए ठीक है, अनुच्छेद 39 का ऐप में दिया गया है कि उसको एक सुविधा देना, उसको अवसर देना जो कि एक स्वस्थ विकास हो पाए, नैतिक और आर्थिक रूप से भी उसके रक्षा करना। 6 वर्ष के कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख की शिक्षा का अधिकार है कि अनुच्छेद 45 में अनुच्छेद क्या कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालक जो है उसके लिए प्रारंभिक जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उसके प्रारंभिक जो बाल्यावस्था का देखरेख या शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब हम कुछ इसके विशेष बिंदुवार तरीके से देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने देखे हैं ऊपर, उसी को एक ब्रीफ के तौर पे। तो डीपीएसपी का तत्व जो है भारतीय संविधान में भाग 4 में दिया गया है जो कि 36 से 51 के बीच है। ठीक है, ये तत्व कल्याणकारी राज्य की बात करता है। ठीक है, प्रकृति देखें तो ये न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नैतिक और राजनीतिक दायित्व के रूप में भी देखा जाता है डीपीएसपी का। और मुख्य उद्देश्य देखें तो सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक की स्थापना करना, नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी सुनिश्चित करना, ये भी डीपीएसपी का ही कर्तव्य है, उसकी का मुख्य उद्देश्य है। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो समाजवादी जो तत्व दिखता है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जिससे अनुच्छेद 39 में सभी नागरिकों को पर्याप्त आजीविका हो, ठीक है, मतलब रोजगार हो, समान वेतन सरकारी से रिलेटेड 39 में ही की गई है। सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सुविधा 39A, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य कार्य स्थिति 42, बच्चों एवं युवकों के शोषण की सुरक्षा की बात की गई 39 में। तो ये चीज़ें एक सामाजिक स्वरूप को दिखाता है, सामाजिक तत्व के रूप में। वहीं गांधीवादी जो तत्व प्रिंसिपल की बात करें तो ग्राम पंचायतों की बात करता है, जो कि 40 में अनुच्छेद में दिया गया है। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन हो, नशा मुक्ति हो या पशु संरक्षण हो, ये सारी चीज़ें ये गांधीवादी जो आइडिया को दिखाती है। ठीक है, उदारवादी को देखें तो नागरिकों को स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को सुधारना, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना, यह समान नागरिक संहिता की बात करता है। ठीक है, संविधान संशोधन में कुछ जैसे जोड़े गए, जो बात किया गया कि 42 में जो संविधान संशोधन अनुच्छेद 39, 43A और 48A, 48A को जोड़ा गया। ठीक है, जिसमें से 44वां जो संविधान संशोधन हुआ, संपत्ति के जो अधिकार था, मौलिक अधिकार से उसको हटा लिया गया। ठीक है, और वैधानिक अधिकार बना दिया। ठीक है, कानूनी अधिकार बना गया। वहीं डीपीएसपी का अगर उल्लंघन भी कर दिया जाए तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये भी है। अब कुछ महत्वपूर्ण जैसे अनुच्छेद है 36 से 51, भारत के 4 में विस्तार है 38, ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, ये 5-6 आप देख लीजिएगा जो कि महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। अब जैसे 42वां संशोधन में क्या किया गया कि 39A जोड़ा गया, जिसमें सभी नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता और न्याय की समान पहुंच सुनिश्चित करना, ये बात की गई। इसमें 43 में भी जोड़ा गया, उद्योगों को, श्रमिकों को भागीदारी को प्रोत्साहन करना, मैनेजमेंट से रिलेटेड। वहीं अनुच्छेद 48 को भी जोड़ा गया, जिसमें से पर्यावरण, वन जीवों की रक्षा सुधार करने के लिए। ठीक है, ये संशोधन करके इस तरीके से बात की गई। फिर 44वां संशोधन में जनता पार्टी द्वारा किया गया था, मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, फिर 86 संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुआ था। तो इसमें 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। ठीक है, और वहीं संशोधन के बाद 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, कि 14 वर्ष तक के बच्चों को भी, ठीक है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर, जो कि अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकारों में भी जोड़ा गया। फिर 97 के 97 संविधान संशोधन 2011 में कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के संदर्भ में किया गया था। ठीक है, स्वतंत्र लोकतांत्रिक सहकारिता संस्थाओं को बढ़ावा देने का निर्देश किया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे जो जैसे पूछा गया कि निर्देशक सिद्धांत किस सिद्धांत से संविधान से लिया गया। तो अभी हमने बताया कि हमारे जो संविधान है ये आयरलैंड के संविधान से, डीपीएसपी की बात की गई आयरलैंड के संविधान से। ठीक है,
फिर हम बात करें तो अभी बताएं कि बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं इससे, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो चौथा भाग में, ठीक है। वही बात, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। समान नागरिक का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसकी बात करता है, तो 40A, ठीक है, सॉरी 44 सॉरी, या अनुच्छेद 44 की बात करता है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारी जो है संविधान में किस न्यायालय द्वारा मतलब किस न्यायालय द्वारा न्यायालयिक तौर पे गैर बाध्यकारी माना गया है, तो हमारे गैर बाध्यकारी माना गया है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, क्योंकि हमारे जो डीपीएसपी किसी भी तरीके से संविधान द्वारा सॉरी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर हमारे बात करें तो किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण सुधार का वर्णन किया गया, तो इसमें अनुच्छेद 48A जो कि हम अभी आपको बताए हैं, ठीक है, बी। अब हम बात करें तो जैसे कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के स्थापना से संबंधित है। ग्राम पंचायतों के स्थापना की बात करें तो अनुच्छेद 40 है, ठीक है। फिर मतलब पंचायती राज की बात करता है 40 में, ठीक है। फिर न्याय तक की निःशुल्क पहुंच का वर्णन की बात की गई है, तो न्याय तक की निःशुल्क पहुंच हमारे जो अनुच्छेद 39A में दिया गया है, ठीक है। फिर हमारे संविधान के संशोधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण को डीपीएसपी में जोड़ा गया है, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि 42 संविधान हुआ था, संविधान संशोधन, जो कि पर्यावरण की सुरक्षा जो कि ऊपर हमने बताया है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। 58 बीपीएससी में पूछा गया था गांधीवादी तत्वों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो हमारे गांधीवादी तत्वों का उल्लेख की बात करें तो हमारे डीपीएसपी में मिलते हैं, ठीक है, और भाग 4 में मिलते हैं, ठीक है। वहीं राज्य के सामाजिक व्यवस्था को इस प्रकार संचालित करिएगा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय कहाँ से प्राप्त होगा, किस अनुच्छेद में, तो ये 38 मतलब इससे ज़्यादातर जो क्वेश्चन है आपके बीपीएससी में जो भी है आप इसको आप देखेंगे कि अनुच्छेद आर्टिकल से रिलेटेड ही पूछे गए हैं, ठीक है। और कुछ संशोधन जैसे इम्पोर्टेंट संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42, 44, ठीक है, इससे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रख के ही तैयारी करें। थैंक यू so much।